भोजन के घटक। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले विभिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। क्रियाकलाप 1। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थ में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकती है। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इसे सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। चलो, हम सारणी 2.1 में कह रहे हैं कि आप अध्याय 1 में जो हम पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं, भोजन यह कहाँ से आता है, में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। आपको व्यंजन छांटना है और बताना है कि ये अन्न का व्यंजन, दाल मांस व्यंजन, सब्जियां, अन्य व्यंजन, आपको इनके क्षेत्रों के नाम के साथ इनको क्या करना है, छांटना है। जैसे पंजाब का आपको पहले ही दे दिया है कि पहले नंबर पे क्या है आपका पंजाब, तो आपको पंजाब का पहले क्या दिया है इसने, मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग, दही, घी। फिर आंध्र प्रदेश का क्या दिया, चावल, आहार की दाल तथा रसम चारू, ये क्या है, दाल मांस का व्यंजन। सब्जियों में क्या है, कुंदरू, अन्य व्यंजन, मट्ठा, घी, अचार। तो आप अपना दिल्ली ले लो, उत्तर प्रदेश ले लो, बिहार ले लो, केरल ले लो, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं या आपको जो राज्य अच्छा लगता है आप वो लो और उसके बारे में यहाँ पे कंप्लीट करो सारणी को। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हों तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हमसे कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? आपको क्या लगता है कि हमारे जो शरीर है उसमें क्या पोषक तत्व पाने के लिए, उसको वृद्धि करने के लिए एक ही प्रकार के भोजन या एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम, जैसे आप अभी छठी क्लास में हैं और आप साइंस पढ़ रहे हैं, क्या आप खाली साइंस पढ़ के पास हो सकते हैं? नहीं ना, आपको बाकी के चारों सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, एसएसटी, ये तो पढ़ने ही पड़ेंगे ना। या आप सोच रहे हो कि एक ही सब्जेक्ट से मैं पास हो जाऊंगा या हो जाऊंगी? नहीं ना। इसलिए ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर को भी एक ही प्रकार के भोजन या एक ही प्रकार के आहार की या प्रयोजनों की आवश्यकता नहीं है। हमें बहुत सारे उसके अन्य प्रयोजनों की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है। 2.1 विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। अब इसमें बता रहा है कि जो विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। हाँ, एक से अनेक सामग्रियों से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। देखो बच्चों, आप पोषक किसे कहते हैं, अगर क्वेश्चन पूछ लेता है आपके साइंस के पेपर में कि पोषक किसे कहते हैं, तो आप डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? आप डेफिनेशन में यहाँ से लिखेंगे, इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम क्या बोलते हैं? पोषक कहते हैं।
हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। ये मुख्य पोषक क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। तो ये आपसे जब भी क्वेश्चन पूछे पोषक क्या है तो पोषक की डेफिनेशन आप अच्छे से लिखिएगा और अच्छे मार्क्स लेकर के आइएगा। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। आप बगैर पानी के रह सकते हैं? बगैर पानी पिए रह सकते हैं? अभी इतनी गर्मी में अगर बगैर पानी के रहेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? लूज़ मोशन लगने लग जाएंगे, पानी की कमी हो जाएगी, चक्कर आने लग जाएंगे, फेस पे से ग्लो भी हट जाएगा। तो पानी की भी आवश्यकता है और खाना बनाने में तो पानी की तो आवश्यकता होती ही होती है। तो ये भी चीज़ क्या है? हमारे पोषक हैं, ये हमारे मुख्य पोषक हैं, ठीक है। और हमारा इसमें पहला क्वेश्चन भी है मुख्य पोषक। तो आपको एक क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आपको आंसर भी मिल गया यहाँ पर। क्या सभी खाद्य पदार्थ में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों के अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को सारणी 2.2 में लिखें। अब आपको एक परीक्षण यानी एक प्रैक्टिकल करने के लिए कह रहा है। परीक्षण होता है जैसे आप कोई भी चीज़ प्रैक्टिस के तौर पे करते हैं तो करने के लिए कह रहा है, और वो कह रहा है वो जब आप कर रहे हैं तो उसको 2.2 में लिखिए, सारणी 2.2 में। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर, सल्फेट तथा कॉस्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। अब ये जो परीक्षण है ये आपके स्कूल में साइंस लैब में करवाया जा सकता है और करवाया भी जाता है। तो मेन चीज़ों की क्या क्या आवश्यकता बता रही है? आयोडीन, नमक, कॉपर, सल्फेट तथा कॉस्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होती है। अब आयोडीन यहाँ पे नमक से रिलेटेड नहीं, एक लिक्विड टाइप का भी आता है। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। अब आपको जो पके हुए भोजन है और जो कच्ची सामग्री है ना, उस पर करने के लिए कह रहा है। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। देखो बच्चों, जब आपको स्कूल में परीक्षण करवाया जाता है तो वो जितने भी रासायनिक होते हैं ना, जितने भी केमिकल्स होते हैं बहुत हानिकारक होते हैं। तो आप सोचें कि जैसे एक बार टेस्ट कर लें या ऐसे ही हाथ लगा लें तो ये डेंजर हो सकता है। अपने टीचर की निगरानी में इसको करें और टीचर अपनी निगरानी में ही करवाएगा। तो उसको टेस्ट करने की, ये सब करने की कोशिश कभी मत करनी, बहुत हानिकारक होता है। आपकी कुछ केमिकल इतने पावरफुल होते हैं कि आपकी जान तक भी जा सकती है। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधियों से उन्हें तैयार करा सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। अब आपको बता रहा है कार्बोहाइड्रेट किसमें उपस्थित है और आपको कैसे पता चलेगा कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं? मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है। अब किसी में मंड है तो हम इसका परीक्षण कर सकते हैं। इसमें क्या है? इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर। क्रियाकलाप 2, मंड के लिए परीक्षण। अब मंड के लिए परीक्षण बता रहा है, कैसे पता लगाएं उसके बारे में। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए, मीन्स थोड़ा सा, छोटा सा। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। चित्र 2.1 खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया है? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। देखो चित्र 2.1 में बूझो और पहेली हैं, दो मतलब स्टूडेंट्स हैं, वो दोनों क्या कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट का पता कर रहे हैं, मंड का। तो उन्होंने आलू के ऊपर वो केमिकल डाला, तनु केमिकल बताया था मैं, जिसमें तो उसका कलर क्या हो गया? काला और नीले में चेंज हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि इसमें मंड है। अगर जब उसका काला और नीले कलर में चेंज हो जाता है तो उसमें क्या होता है? मंड होता है। यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखिएगा मंड का कैसे पहचान करें। अब इसी परीक्षण को किसी अन्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है। अपने परीक्षणों को सारणी 2.2 में लिखिए। आपका यहाँ पे सारणी 2.2 है, ये रहा। आप जितने भी परीक्षण करेंगे आप इसको क्या करेंगे?
आलू के अलावा और कोई सी सब्ज़ी लेकर के इसमें दर्शाइए कि इसमें मंड है या नहीं है। जैसे यहाँ पे कच्चे आलू में है, दूध में नहीं है, मूंगफली में वसा है तो उसमें नहीं है। तो आपको ये प्रैक्टिकल करके इसमें मंड का हो गया। अब है प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन के लिए परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता कीजिए। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और इसमें 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कॉस्टिक सोडा का विलयन डालिए। चित्र 2.2 अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? क्या परख नली का रंग बैंगनी रंग का हो गया है? बैंगनी रंग का खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अब देखो प्रोटीन की उपस्थिति क्या दर्शाता है? बैंगनी, और मंड का ब्लैक और नीला। ठीक है, तो बैंगनी हो गया तो प्रोटीन। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। अब आप इसे परीक्षण को आलू के ऊपर करके देख लो, किसी और सब्जी के ऊपर करके देख लो, किसी फल के ऊपर करके देख लो। ठीक है, अब है वसा के लिए परीक्षण। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ध्यान रखें कागज फट ना जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज को किसी प्रकाश में सामने लाए। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। अब आपको वसा की उपस्थिति क्या बता रहा है कि कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति बता रहा है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सूखा दीजिए ताकि यदि खाद्य पदार्थ में कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। तेलीय पदार्थ अगर नहीं नज़र आ रहा तो इसका मतलब उसमें वसा उपस्थित नहीं है। ठीक है, अब ये जो सारे परीक्षण किए हैं, ये सारे परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया है? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? 2.2 विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा के समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। चित्र 2.3 तथा चित्र 2.4, ये आपका चित्र 2.3 है और 2.4 आपका ये रहा जिसके अंदर मूंगफली, मांस, ये सारे हैं। ठीक है, ये आपके 2.4 ए और बी में डिवाइड है। वसा के कुछ स्रोत, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। ऊपर आपके पादप स्रोत है, नीचे जंतु स्रोत हैं। और कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत, यहाँ पे क्या दे रखा है? कार्बोहाइड्रेट किस किस में होता है? शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, ये सारी चीज़ें क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। और इस पेज पे आपके देखो सारे ही बता रखा है कि किस में क्या क्या मिलता है। 2.5, 2.8 चित्र, प्रोटीन के कुछ स्रोत, पादप स्रोत, जंतु स्रोत, ये सारे हैं इसमें। विटामिन बी के कुछ स्रोत, सोयाबीन, आप ये ना याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस में क्या मिलता है, हमें किसे खाने से क्या मिलता है। ठीक है, इसके क्विज़ वाले क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्ज़ाम में, टिक मार्क वाले। अगर आपको ये अच्छे से नॉलेज होगा तो आपके इसमें मार्क्स भी अच्छे आ सकते हैं। आगे, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर के वृद्धि तथा व्यस्त रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। चित्र 2.5, अब आपको चित्र 2.5 देखो। पहले हम चित्र 2.5 देख रहे थे। ठीक है,
हमारा चित्र 2.5, ये तो 4 है, ये हो गया 6, ये 5 ये रहा। प्रोटीन के कुछ स्रोत, बी पादप स्रोत और ए पादप स्रोत, बी जंतु स्रोत। ये नीचे जो बी पार्ट जो है कि आपका क्या है, जंतु स्रोत है। इस वाले पार्ट ये जंतु स्रोत है और ये आपका पादप स्रोत है ए, जो पौधों से मिलते हैं। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.6 से चित्र 2.9 में दिखाया गया। अब देखो ये रहा तुम्हारा 2.9, ये तुम्हारा 2.9 है। अब 2.6 देखो, ये 2.6, ये सब क्या है, विटामिन से पूरे भरे पड़े हैं। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को चित्र 2.10 में दर्शाया गया है। आपका चित्र 2.10 ये रहा, इसमें आपको पूरा दिखाया हुआ है खनिज लवण के बारे में, ठीक है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आप में सभी सारणी 2.2 में परीक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखना होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा में अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है, ठीक है। चावल क्या है हमारा, कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांक के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांक के मुख्य स्रोत साबुन, खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवश्य है। इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितनी जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। जूस, एग्जाम्पल है जूस। क्रियाकलाप 3, एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है? मोस्ट ऑफ आप फल और सब्जी काटेंगे या मसलेंगे ना तो उसमें पानी ज़रूर निकलेगा। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होता जिसमें आपको पानी ना निकले। संतरे में इतनी ज़्यादा मात्रा में गीला होता है, वो पानी इतना होता है। वाटरमेलन हो गया,
तो उस पानी तो होना ज़रूरी है। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। जब तुम चावल बनाते हो, सब्जी बनाते हो, दाल बनाते हो, उसमें आपको किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। रोटी, आटा लिया आपने, ऐसे फेंक थोड़ी ना दिया, गूंद थोड़ी ना जाएगा, बगैर पानी के थोड़ी ना गूंदेगा। उससे भी हमारे जल की क्या हो जाती है? पूर्ति हो जाती है हमारे शरीर में। अब बारी है आपकी 2.3 संतुलित आहार की। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं, ठीक है। सुबह से लेकर शाम तक, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक आप जितना भी खाते हैं उसे क्या कहते हैं? आहार। हमारे शरीर के वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनके हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार किसे कहते हैं? देखो, संतुलित आहार का डेफिनेशन, हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। होना चाहिए को हटा के आपने होता है या रख सकते हैं या रखते हैं, उसे संतुलित आहार कहते हैं, ठीक है। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? मतलब जैसे छोटा बच्चा है, बूढ़े हैं, हम हैं, क्या हम सबों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शरीर कार्य पर निर्भर करता है? और आप ये भी सोचते हो कि जो हम काम कर रहे हैं हमारा आहार उसके ऊपर भी निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। आप ना एक हफ्ते का पूरा चार्ट बनाओ, मंडे से लेकर संडे तक का, और जितना आप खा रहे हो और जो खा रहे हो वो सब एक एक चार्ट में ना लिखते जाओ। और वो उसमें चेक करो कि आपने जो भी खाया हो क्या संतुलित आहार लिया है, पोषक का, या उसमें पोषण है। नेक्स्ट, दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां, तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। अल्प व्यय में मतलब छोटे से टाइम में, थोड़े से टाइम में भी संतुलित आहार खा सकता है। वैसे तो आज के टाइम पे सबका आहार बिगड़ा हुआ है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। अब आप सोच रहे हो पौष्टिक आहार मतलब संतुलित आहार मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ तो क्या मतलब मुझे वो आहार से सब कुछ मिल जाएगा? नहीं, हमारा जो भोजन है, जो हम आहार ले रहे हैं वो सही से पका भी होना चाहिए, साफ़ सुथरा भी होना चाहिए। ये नहीं कि हाथ धोया नहीं और मिट्टी में से आलू निकाला, धोया नहीं, उसको पका लिया, खा लिया। वो भी क्या होना चाहिए? अच्छे से क्लीन होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए और अच्छे से पका होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? और आपको पता है जब आप खाना बनाते हो, मतलब जो पके हुए भोजन हमारे पास आते हैं, कच्चे से जब पक के आते हैं तो उसमें से जो कुछ पोषक तत्व होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं, उसमें से नष्ट हो जाते हैं। छिलका उतारकर यदि सब्जियों को, फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। अब देखो, चावल धो रहे हो, कोई फ्रूट्स हो गए, कोई सब्जियाँ हो गई, उसको तुम छील रहे हो, बार बार धो रहे हो, उसमें भी पोषक तत्व क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको धोएंगे भी नहीं, ऐसे खा लेंगे। कुछ चीज़ें हमें छील के खानी चाहिए, कुछ चीज़ें बगैर छिले भी खानी चाहिए। फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं बहुत हेल्दी होते हैं, वो भी खाने लायक होते हैं, हम खा सकते हैं। अब ये नहीं कि केला है तो केले के छिलके खा लें, मजाक से हटके। कुछ चीज़ें हमें छील के भी खानी होती हैं, कुछ नहीं।
लेकिन मैंने ना मोस्ट ऑफ हमारे घर में क्या है ना कि कुछ लोग ना सेब खाते हैं ना तो सेब को छील के खाते हैं। अरे सेब का छिलका भी तो खाया जाता है, क्यों नहीं खा सकते हो? विटामिन्स होते हैं उसमें भरपूर मात्रा में, उसे खाओ। उसको खाने में क्या जा रहा है? छील के खाना ज़रूरी है? तुम तो आधे से ज़्यादा प्रोटीन ऐसे निकाल देते हो। तो वो भी क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, वो भी आहार में होता है। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कोई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। अब देखो विटामिन सी कैसे नष्ट होता है? गर्मी से नष्ट हो जाता है विटामिन सी। ये आप ध्यान रखना, मतलब गर्म से, पकाने से गर्म से नष्ट हो जाता है विटामिन सी। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बूझों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। अगर आपके भोजन में वसा अधिक है तो आपका क्या बढ़ेगा? मोटापा। तो ज़्यादा वसा युक्त चीज़ें भी खाना हमारे शरीर के लिए हेल्दी नहीं होती। आप पहले भी इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हमारे शरीर को ना तो कम ना तो ज़्यादा, बराबर हिस्सा, मतलब बराबर का ही लेवल मिलना चाहिए खाने के लिए। 2.4 अभाव अभा अभावजन्य रोग। ठीक, अब रोग के बारे में एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति को आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थिति रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। ऑफ कोर्स इनमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार से की जा सकती है। हम अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित कराता है। अब सारणी 2.3 देखते हैं हम। ये देखो, विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग और विकार। ये आपको टेबल पूरे अच्छे से याद कर लेना है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ आपको करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन MCQ टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपसे पूछ लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे के फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप पढ़ोगे लिखोगे तो सही होगा। जैसे आपके 6th क्लास से 7th क्लास में जाने के लिए 5 सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है, वैसे ही ठीक प्रकार हमारे शरीर की वृद्धि के लिए सारे पोषकों को लेना बहुत ज़रूरी है। तो
हम सारणी 2.3 पढ़ते हैं, विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग और विकार। किस चीज़ की कमी से हमें कैसी बीमारी हो सकती है? खनिज, विटामिन खनिज। विटामिन ए, अभाज्य रोग विकार, शिक्षता दृष्टिहीनता। विटामिन ए से क्या हो सकता है? देखो लक्षण, हमें देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लक्षण क्या है? कमज़ोर दृष्टि, मतलब कम दिखना, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, ये विटामिन ए से होता है। ठीक है। विटामिन बी वन की कमी से हमें बेरी बीमारी होती है, जो दुर्बल अब ये देखो इसका लक्षण, बेरी का लक्षण, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। आपको बहुत थकान सी महसूस होने लग जाएगी जब बेरी विटामिन बी1 की कमी होगी तो। अब है विटामिन सी, स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। विटामिन डी, रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, मुड़ जाते हैं हमारे जो अस्थियाँ होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, बहुत ही लूज़ होके मुड़ने लग जाती हैं और हमारे जो शरीर का शेप चेंज हो जाता है। ठीक है। कैल्शियम हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अस्थियाँ और दंतशय हमारी दांतें। कमज़ोर अस्थियाँ, दंतशय, कमज़ोर अस्थियाँ मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाएगा हाथ पैर हड्डियों में बहुत। और दंतशय, दांतों में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, खाने में दर्द होना, खून निकलना, ये सब प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आयोडीन में क्या है? घेंगा, गाइटर, ये एक ना देखा होगा कुछ बीमारी होती है, आप इसको नेट पे भी सर्च करेंगे ना, कुछ लोगों के आपने बाय द वे किसी ने नहीं देखा होगा, किसी ने देखा होगा, जो गला होता है, नेक, वो कुछ बहुत ज़्यादा सूजा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है? सूजा हुआ होता है, और किसी का कम होता है किसी का ज़्यादा, तो वो कौन सी बीमारी होती है? घेंगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है? गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना। देखो यहाँ पे मैं बताया ना मैंने, बच्चों में मानसिकता की विकलांगता भी आ जाती है आयोडीन की कमी से। अर्ककता, कमजोरी। तो आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है अच्छे से, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, भूलना नहीं है। और यहाँ पे प्रमुख शब्द दे रखे हैं, संतुलित आहार, बेरी, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषक, ये सारे हमारे क्या हैं? प्रमुख शब्द हैं। आपको इन सबों को भी रिवीजन करना है और अच्छे से रिवाइज करना है कि क्या क्या हमें खाने से कैसे कैसे मिलता है और ये कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। नेक्स्ट है सारांश। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने स्कूल में ना टीचर्स, हमारे टाइम पे तो स्कूल में टीचर्स बहुत अच्छे से डिस्कस करवाती थी, और वैसे ही ठीक मैं आपसे डिस्कस करूँगी सारांश मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं इनके लिए एक अलग से वीडियो बनाती हूँ, प्रैक्टिकली होते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो आपको वीडियो ज़रूर देखना है और आपको मज़े भी आएंगे, अच्छा भी लगेगा, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। और सेकेंड की ये कि ना आपका ना पढ़ाई में इंटरेस्ट भी लगेगा, तो आप ज़रूर करिएगा। हम अब आते हैं अपने अभ्यास के क्वेश्चंस पे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। दूसरा, निम्नलिखित के नाम लिखिए। ये सारी चीज़ें तो मैंने इसकी एक अपनी पीडीएफ बनाई है, मैं आपको इस रिवीजन अपने पीडीएफ से करवाऊंगी। आप अपने कॉपी पेंसिल लेके बैठिए, क्वेश्चन आंसर साथ में करते रहिएगा, या आपका मन होगा बाद में करने का, अभी सुनना है तो आप आराम से सुन भी सकते हैं। और आप इसको रिवाइज़ करते रहिएगा। मैं बार बार यही कहूँगी कि रिवाइज़ ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ समय बाद 1 महीने बाद आप लोगों के एग्ज़ाम ही हैं, तो आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ टाइम वेस्ट ना करें, अच्छे से पढ़ाई करें। प्रश्न हमारा पहला था, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो पहला क्या है हमारा? भोजन के मुख्य पोषक तत्व। आपको मैंने पहले स्टार्टिंग में इसका आया था, पोषक तत्व क्या है और मुख्य पोषक तत्व क्या है। तो हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अलावा हमारे भोजन में आहारी रेशे, वृक्षांश और जल भी शामिल है। पहले भी बताया था आपको, बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छा है, ईजी है। आपने अगर बुक पढ़ लिया ना तो आप लोगों को रट्टा मारने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मेन सबसे पहले आपको बुक के बारे में पता होना चाहिए कि बुक में क्या लिखा हुआ है, तो आप क्वेश्चन आंसर का जवाब भी फट से देंगे। सेकंड पे आते हैं हम, निम्नलिखित के नाम लिखिए। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। क्या है? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए
ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ख, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। क्या है? उत्तर, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। ग, विटामिन वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। अभी हमने उस चार्ट में क्या पढ़ा था विटामिन ए के बारे में, कि अगर विटामिन ए की कमी होती है तो हमारी दृष्टि में क्या हो जाती है? प्रॉब्लम हो जाती है, देखने में हम अंधे हो सकते हैं। तो विटामिन ए हमारे लिए क्या है? अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, अस्थि यानी हमारी हड्डियाँ, हड्डियों के लिए क्या आवश्यक है? ऑफकोर्स कैल्शियम, कैल्शियम आवश्यक है। प्रश्न 3, ऐसे 2 खाद्य पदार्थ के नाम लिखिए जिसमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। देखो, क वसा, ख मंड, ग आहारी रेशे, घ प्रोटीन। अब क्या ऐसे 2 खाद्य पदार्थ के नाम लिखिए जिसमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो क्या है? उत्तर ख, प्रोटीन, दालें, मांस, मछली, अंडा। अब आपके है ना क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से सही कथन पे अंकित कीजिए। सही कथन जो सही होगा, ठीक है। क, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। पहले भी बताया, 6ठी क्लास में पास होने के लिए आपको सिर्फ साइंस पढ़ना आवश्यक नहीं है, आपको 5 सब्जेक्ट पास करने पड़ेंगे। इसलिए क्योंकि आपको नेक्स्ट 7th क्लास में जाने के लिए आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो वैसे ही हमारे शरीर की पोषण के लिए सिर्फ चावल खाना ही इम्पॉर्टेंट यानी ज़रूरी नहीं है, उसके लिए सारे ही पोषक तत्व लेना ज़रूरी है। तो ये चीज़ क्या है? गलत है। तो ये क्या है? रॉन्ग, ठीक है। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। ऑफ कोर्स, संतुलित आहार अगर आप खा रहे हो, अच्छे आहार ले रहे हो तो रोकथाम कर सकते हो। अगर संतुलित आहार ले रहे हो, कच्चा ले रहे हो तो रोकथाम कर सकते हो? नहीं ना। अगर इसमें आप हाँ ना का भी कर सकते हो, डाउटफुल हो जाएगा। रोकथाम, वैसे संतुलित आहार खा के आप रोकथाम अच्छी कर सकते हो, ठीक है। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। ऑफकोर्स नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होंगे तो अच्छी बात है ना। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए मांस पर्याप्त है। गलत, हमारे शरीर के पोषक तत्व के लिए खाली मांस ही पर्याप्त नहीं है। अगर आप खाली मांस ही खाते रहेंगे ना, आपकी चर्बी बहुत बढ़ जाएगी। प्रश्न 5, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारा चार्ट जो था जिसके अंदर सारे बता रखे थे किस विटामिन से किस चीज़ की कमी हो सकती है, क्या हमें प्रॉब्लम हो सकती है, ये वो है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी डैश का विटामिन डी के अभाव से होता है। विटामिन डी के अभाव से क्या होता है? अभी मैंने आपको टेबल में पढ़ाया था, चलो मैं आपको टेबल दिखाती हूँ। ओके, देखो विटामिन डी के कमी से क्या होता है? रिकेट्स। तो हमारा क्वेश्चन क्या था वहाँ पर? विटामिन डी के अभाव से होता है क्या? रिकेट्स। अब है खा, डैश की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। अब डैश, अब टेबल देखो, जल्दी से बताओ क्या होता है? विटामिन B1 बेरी बेरी से होता है, ठीक है। विटामिन सी के अभाव से क्या होता है? स्कर्वी बीमारी होती है। हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी होती है। रतौंधी किससे होती है? रतौंधी किससे होती है हमारी? विटामिन ए। ओके, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और वो भी क्वेश्चन आंसर के साथ हो चुका है। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिकल का लेकर के आऊँगी और प्लीज़ बच्चों आपको ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।